हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे भाषा की संरचना तथा विशेषताएं, मतलब कि भाषा की क्या विशेषताएं हैं और भाषा का जो संरचना है किस प्रकार से हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की संरचना। भाषा एक व्यवस्थित ध्वनि प्रतीक प्रणाली है जिसकी संरचना स्वनों, शब्दों, रूपों, वाक्यों और प्रयुक्ति के स्तरों पर आधारित है। यह संरचना भाषा को अर्थपूर्ण और संप्रेषणीय बनाती है। निम्नलिखित है भाषा संरचना के प्रमुख स्तर, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो एक नियमबद्ध ध्वनि प्रणाली है जो ध्वनियों, शब्दों, रूपों, वाक्यों और प्रयुक्ति का अर्थ होता है बातचीत के स्तरों पर बनती है और ये स्तर मिलकर भाषा को एक अर्थपूर्ण और संप्रेषणीय रूप देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से संरचना है। पहला है स्वन। स्वन को ध्वनिया भी कहते हैं, मतलब कि ध्वनि भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका। यहाँ कहा जा रहा है कि स्वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो स्वयं अर्थ नहीं रखती लेकिन अर्थभेद उत्पन्न करती है। उदाहरण में पट और बट में प और ब स्वनिम है। स्वनों का योग शब्द, पद और वाक्य बनाता है। स्वन और स्वनिम का अध्ययन भाषा की आधारशिला है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्वन है अर्थात जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता है लेकिन शब्दों में अंतर पैदा कर देता है। उदाहरण में यहाँ पे पट और बट, पट का जो प है और बट का जो ब है ये अलग अलग स्वन अर्थात ध्वनि है जो शब्द का अर्थ बदल देते हैं। और कहा जा रहा है कि जो स्वनों का जो अध्ययन है वो भाषा की नींव होती है क्योंकि ये मिलकर शब्द और वाक्य बनाते हैं, यानी कि जो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियाँ से शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अगली संरचना में है शब्द। शब्द अर्थपूर्ण इकाई है जो भाषा की महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रत्यय और उपसर्ग के ये योग से शब्द बनते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे पढ़ प्लस ता, पढ़ता शब्द वाक्य निर्माण में सहायक है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शब्द है वो भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जो विचारों को व्यक्त करता है और ये प्रत्यय और उपसर्ग के साथ मतलब दोनों के मिलने के बाद बनता है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में पढ़ता बताया गया है। और शब्द जो है वाक्य बनाने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि पहले ध्वनि बनता है, फिर शब्द बनता है, फिर शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो शब्द है वो वाक्य बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। आगे यहाँ पे थॉट रूप। रूप या पद शब्द और धातु से बनते हैं। इसमें अर्थ तत्व, शब्द और धातु और संबंध तत्व जिसे प्रत्यय और कारक होते हैं शामिल होते हैं। उदाहरण में लड़के में लड़क अर्थ तत्व और ए संबंध तत्व का रूप है। रूप व्याकरणिक संरचना पर आधार है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रूप है अर्थात जो रूप है उसे पद भी कहते हैं। तो रूप या पद शब्दों और धातुओं से बनते हैं। इसमें अर्थ तत्व जो शब्द होता है, धातु होता है, और संबंध तत्व जो प्रत्यय और कारक शामिल होते हैं। उदाहरण में जैसे कि यहाँ पे लड़के है तो लड़के में जो लड़क है वो अर्थ तत्व है और जो ए है मतलब कि लड़के बनाने का जो मतलब संबंध दिखाया जा रहा है, जो ए काम कर रहा है संबंध तत्व का। आगे कहा जा रहा है कि ये भाषा की व्याकरणिक संरचना का आधार है। आगे है वाक्य। वाक्य भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जो विचारों को पूर्णता देता है। यह कथन, प्रश्न, आदेश आदि रूपों में हो सकता है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में वाक्य महत्वपूर्ण है लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में यह अंतिम इकाई नहीं है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वाक्य है, वाक्य भाषा को अर्थपूर्ण और पूर्ण इकाई है। मतलब कि एक जो अर्थ मतलब वाक्य होता है ये पूरे अपने भावनाओं को जो है विचारों को व्यक्त करने का एक पूर्ण इकाई होता है जो अर्थों के माध्यम से है। और यह कथन मतलब कि बताना, प्रश्न यानी कि पूछना या आदेश यानी कि किसी को कहना के रूप में हो सकता है। उदाहरण में जैसे कि हम जानेंगे कि जैसे राम पढ़ता है, यह वाक्य है पर
मतलब ये पूरा विचार दे रहा है कि जैसे कि राम पढ़ता है, यहाँ पे पूरा एक वाक्य दिखाया जा रहा है। और इसमें आधुनिक भाषा विज्ञान में वाक्य महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अंतिम इकाई नहीं है इसका। अगला यहाँ पे जो है प्रयोक्ति। प्रयोक्ति का अर्थ यहाँ पे जो है वो लिया जा रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था। प्रयोक्ति का जो अर्थ है, कहा गया, प्रयोक्ति का मतलब बातचीत होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे प्रयोक्ति वाक्यों का समूह है जो संपूर्ण मंतव्य को व्यक्त करता है। यह भाषा की सबसे व्यापक इकाई है। उदाहरण के लिए एक कहानी या भाषण प्रयोक्ति संपूर्ण अनुभूति को व्यक्त करती है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रयोक्ति है वो वाक्यों का समूह है जो पूरे विचार या संदेश को व्यक्त करता है। उदाहरण में जैसे कि हम एक कहानी कहते हैं या भाषण देते हैं या बातचीत, मतलब कि जो हम बातचीत करते हैं या जो कहानी सुनाते हैं, जो भाषण है वो हमारे अंदर जितने भी भाव रहते हैं वो उसी समय हम प्रकट कर देते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो ये भाषा है, भाषा की सबसे बड़ी और व्यापक इकाई मानी जाती है प्रयोक्ति को। आगे है लिपि। लिपि भाषा का लिखित रूप है जो ध्वनियों को दृश्य रूप देता है। प्रत्येक भाषा की लिपि, जैसे कि देवनागरी, रोमन, इसकी संरचना का हिस्सा है। यहाँ पे जो लिपि है, लिपि भाषा का लिखित रूप होता है जो ध्वनियों को दृश्य देता है। यानी कि जो लिपि होता है, हम जब लिखते हैं तो जो उसमें मात्राएं लगाते हैं, तो ये उसको लिपि के माध्यम से ही हम भाषा को व्यक्त कर पाते हैं। और ये भाषा की जो संरचना है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। अब हम बात करेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा मानव संचार का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल साधन है, जिसकी विशेषताएं इसके अन्य संप्रेषण प्रणालियों से अलग करती है। ये विशेषताएं भाषा को सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनूठा बनाती है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है, भाषा मानव संचार यानी कि जो मनुष्य है उनके संचार की सबसे शक्तिशाली और जटिल साधन है। इसकी विशेषताएं इसे अन्य संप्रेषण प्रणालियों से अलग करती है और इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से एक अलग बनाती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो विशेषताएं हैं उस पे। तो पहला विशेषता है सामाजिक वस्तु। भाषा समाज से उत्पन्न होती है और समाज में ही विकसित होती है। यह सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है जो समुदाय और सदस्यों का विचार विनिमय, सांस्कृतिक हस्तांतरण के लिए जोड़ता है। उदाहरण के लिए मातृभाषा माता से शुरू होती है, लेकिन यह समाज की साझा संपत्ति है। भाषा के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना असंभव है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भाषा है समाज से उत्पन्न होती है और समाज में ही विकसित होती है। ये लोगों को विचारों, अपने भावों और संस्कृति को साझा करने में मदद करती है। जैसा कि उदाहरण में इसमें बताया गया कि जो मातृभाषा होता है माँ से शुरू है, लेकिन यह पूरे समुदाय की संपत्ति बन जाती है। बिना भाषा के सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब कि यदि कोई अपने भाव, अपने विचार मतलब किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है, कोई साधन ना हो भाषा के अलावा, तो जो हमारा मतलब कि जो समाज है, समाज में लोगों का जो आपसी मतलब कि वार्तालाप होता है, जो यहाँ पे सांस्कृतिक बदलाव होते हैं, इसकी मतलब कहीं कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए जो भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे बात करेंगे अविच्छिन्न प्रभाव। यहाँ कहा जा रहा है कि भाषा का सतत गतिशील प्रक्रिया है जो समाज में निरंतर चलती रहती है। यह नदी की तरह अविच्छिन्न है जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती है। व्यक्ति इसे अर्जित करता है, लेकिन न तो इसे उत्पन्न कर सकता है न ही समाप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए है हिंदी का विकास प्राकृत से लेकर आधुनिक रूप तक निरंतर हुआ है। मतलब कहा जा रहा है कि जो भाषा है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जैसे नदी का प्रवाह। मतलब जो भाषा है वो हमारा कभी भी बंद नहीं हो सकता, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, न इसे कोई उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से नदी है, नदी अपने धार में बहता रहता है, उसी प्रकार से भाषा भी है कि भाषा हमेशा गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं होता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि
जो आने वाले जो जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है, जब वो अपने परिवार में अपनी बातों को सुनता है, उसके अपनी मम्मी की मतलब अपने घर परिवार की बातें सुनता है, तो जो वो सुना रहता है वैसे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो करता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और उदाहरण में यहाँ हिंदी का विकास, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था जो भारतीय साहित्य था आपका, उसमें कि प्राकृत से लेकर आधुनिक युग में जो हिंदी है किस प्रकार से इसका विकास हुआ था, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आगे है सर्वव्यापकता। भाषा मानव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह चिंतन, अभिव्यक्ति, सामाजिक और व्यक्तिगत गतिविधियों का आधार है। भर्तृहरि के अनुसार सर्व शब्देन भसती, यानी कि सब कुछ भाषा से सनादती है। उदाहरण के लिए शिक्षा, व्यापार, कला सभी भाषा पर निर्भर है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो सभी जगह व्याप्त है, मतलब कि हर एक क्षेत्र में भाषा मौजूद है, जैसे शिक्षा हुआ, व्यापार हुआ, कला हुआ, चिंतन हुआ, सभी जगह। और उदाहरण के लिए जैसे कि हम देखें कि कोई मतलब कि स्कूल में पढ़ाई करने वाला हो या दुकान पे बातचीत करने वाला या कविता में भाव, सभी भाषा पर ही निर्भर होते हैं, भाषा पर ही आधारित होते हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि मौखिक साधन। भाषा का प्राथमिक रूप उच्चारित अर्थात वाचिक है, जो ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करता है। यह लिखित भाषा से अधिक सम्प्राण, क्योंकि इसमें काकू, लय, भाव, भंगिमा शामिल होती है। उदाहरण के लिए नाटक में उच्चारित संवाद लिखित पाठक से अधिक प्रभावशाली होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है उसका जो प्राथमिक रूप होता है वो मौखिक होता है। मौखिक मतलब कि जो बोला जाता है, और यह ध्वनियों, लय और भाव से परिपूर्ण होते हैं। और लिखित भाषा की तुलना में मौखिक भाषा अधिक जीवंत होता है। जैसा कि उदाहरण में बताया गया है कि जो नाटक में बोले गए संवाद लिखित पाठक से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि जैसे हम मान लीजिए कि कोई नाटक देखते हैं, जैसे आपने अभी तक जो ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा या भारत दुर्दशा नाटक पढ़ा, तो जो आपने पढ़ा, जो आप बुक से पढ़े, और यदि आप उसे मंच पर देखते हैं तो जिस भाव के साथ आप अपने जो मंच पे प्रोग्राम होगा उससे अपने आप को जोड़ पाएंगे, उतना उस लिखित यानी कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं उससे नहीं जोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लिखने से ज़्यादा बोलने वाला ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब हम बात करेंगे अर्जित वस्तु। भाषा जन्मजात नहीं, यह समाज के अनुकरण और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की नैसर्गिक क्षमता होती है, जो उसे पशुओं से अलग करती है। उदाहरण में एक भारतीय बच्चा अंग्रेजी वातावरण में अंग्रेजी सहजता से सीख लेता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो जन्मजात नहीं है, यह समाज में सीखी, मतलब कि अर्जित वस्तु, यानी कि उसको हम सीख सकते हैं, उसका अर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वो भाषा सीखने के लिए नैसर्गिक क्षमता होती है, जो उसे पशुओं से अलग बनाती है। जैसा कि उदाहरण में दिया जा रहा है कि जो एक यदि भारतीय बच्चा हो और मान लीजिए कि मतलब कि कोई यहाँ उसके परिवार रहते हो और वो बच्चा अपने परिवार के साथ, अभी उसका जन्म नहीं हुआ और वो इंग्लैंड चला गया, अमेरिका चला गया, तो वो बिना मतलब जिस परिवेश में वो गया है वहाँ की जो भाषा है वो उसे बहुत जल्दी सीख लेगा, उस वातावरण, उस परिवेश का उस पर असर होगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो वातावरण है इससे जो हमारा समाज है इससे नकल, अनुकरण का अर्थ है कि नकल करने से, मतलब अभ्यास करने से भाषा को सीखा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे जो छठा है अनुकरण द्वारा अर्जन, मतलब कि किसी को देख के उसका मतलब अर्जन करना। यहाँ है भाषा का अर्जन अनुकरण के माध्यम से होता है। विशेष रूप से मातृभाषा में शिशु अपने परिवेश, माता, परिवार से ध्वनियाँ, शब्द और वाक्यों का अनुकरण करता है। उदाहरण में शिशु रोटी को पहले ओती कहता है, जो क्रमशः सही उच्चारण तक पहुँचता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो खास करके जो मातृभाषा है अनुकरण अर्थात नकल से सीखी जाती है। जो बच्चा रहता है वो माता पिता या परिवेश में ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य सीखता है। जैसे कि उदाहरण में हम देखें तो एक छोटा बच्चा रहता है
जिसे अगर भूख लगती है तो वो रोटी को पहले ओती कहता है, या जैसे कि हम बहुत सारे देखते हैं ऐसे छोटे बच्चे रहते हैं जो पानी प्यासे रखते हैं, कोई पानी को मानी कहता है। तो उनके जो शब्द होते हैं मतलब कि वो अपने परिवार में अपनी माता से सीखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर जो उनका ध्वनि है, उच्चारण है, वो सही होने लगता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अनुकरण द्वारा, यानी कि किसी को देख के, किसी का नकल करके भाषा को सीखा जा सकता है। आगे है सहज और नैसर्गिक क्रिया। मातृभाषा अनुकरण द्वारा सहज रूप से सीखी जाती है, जबकि अन्य भाषाएं बौद्धिक प्रयास से एक बार अर्जित होने पर भाषा का प्रयोग स्वाभाविक हो जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी बोलने वाले व्यक्ति इसे बिना प्रयास के बोलते हैं और अभ्यास से अंग्रेजी में सहज हो जाती है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मातृभाषा है वो सहज रूप से अनुकरण अर्थात नकल से सीखी जाती है, जबकि जो अन्य भाषाएं होती है उसमें हमारी बौद्धिक यानी कि बुद्धि, हमारी मेहनत की जरूरत पड़ती है और एक बार सीखने के बाद भाषा का उपयोग स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ बताया भी जा रहा है कि जो हिंदी है, जैसे कि हम भारत के लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं तो हिंदी सीखने में किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, खासकर जो भारतीय हैं। पर अगर भारतीय हैं और उन्हें इंग्लिश सीखना है तो वो सीख तो लेंगे, पर उसमें थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। पर एक बार अगर वो सीख लिए, उस भाषा को अर्जित कर लिए, तो उनके लिए भी वो हिंदी के समान ही हो जाता है। आगे हम देखेंगे सामाजिक स्तरबद्धता। भाषा सामाजिक स्तर जैसे शिक्षा, पेशा, संस्कृति के अनुसार भिन्न होती है। प्रत्येक स्तर पर भाषा में शब्दावली, व्याकरण और उच्चारण में अंतर होता है। उदाहरण के लिए वकील की भाषा में कानून शब्दावली, जबकि कुली की भाषा में सामान्य शब्द अधिक होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो सामाजिक स्तर पे जैसे शिक्षा, पेशा, संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है और अलग अलग स्तरों पर जो शब्दावली है, इनके जो शब्द है, उसके व्याकरण है, उच्चारण होते हैं, उसमें अंतर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मतलब जैसे कि जो हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में जो हमारी भाषा होती है, हमारे जो टोन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पर अगर हम अपने दोस्तों के साथ रहें, अपने परिवार में रहें या अकेले रहें, बात करें, तो जो हमारा भाषा होता है तब चेंज हो जाता है, यानी कि जो सामान्य होता है वो हो जाता है। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल के लिए हमें वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जो शब्द बनाए जाते हैं तो उनका हम प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा में, किसी पेशा में, पेशा जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन गए तो रेलवे स्टेशन पे जो भाषा है वहाँ की भाषा अलग हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो समाज है, समाज के स्तर पे भाषा बदलती रहती है। वहाँ के जो शब्द होते हैं, व्याकरण होते हैं, उच्चारण होते हैं, इन सब में अंतर आ जाता है। आगे बात करेंगे इसमें परिवर्तनशीलता। भाषा समय के साथ बदलती है। ध्वनि, शब्द, व्याकरण और अर्थ में परिवर्तन होता है। उदाहरण में असुर का अर्थ वैदिक काल में देव से बदलकर राक्षस हो गया, चतुर्वेदी से चौबे बना। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो समय के साथ बदलती है। इसमें ध्वनियाँ, शब्द, व्याकरण और अर्थ भी बदलते रहते हैं। उदाहरण में जैसे कि वैदिक काल में असुर को देव कहा जाता था, जो बाद में राक्षस हो गया। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष। भाषा की विशेषताएं इसे सामाजिक, गतिशील, सर्वव्यापक बनाती हैं। यह मौखिक संप्रेषण का सशक्त साधन है जो अनुकरण द्वारा अर्जित और सहज रूप से प्रयुक्त होता है। सामाजिक स्तरों के अनुसार भिन्नता और समय के साथ परिवर्तनशीलता इसकी प्रकृति होती है। यह मानव सभ्यता और संस्कृति का आधार है जो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है, भाषा की जो संरचना होती है वो स्वर अर्थात जो ध्वनि होती है, शब्द, रूप, वाक्य, प्रयुक्ति और लिपियों के स्तर पर होती है और ये स्तर भाषा को अर्थपूर्ण और संप्रेष्य बनाते हैं। और इसमें जो सामाजिक गतिशीलता, सर्वव्यापक और ये मौखिक रूप से जीवंत और अनुकरण से अर्जित होता है। समय के साथ इसका परिवर्तन होता रहता है और ये मानव सभ्यता और संस्कृति का आधार है। मतलब कि जो मानव सभ्यता है जैसे कि और जो हमारे संस्कृति यानी कि उसे हम बोलकर, पहनकर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और इसमें जो विचार है, भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करने का सबसे प्रभावशाली ये साधन है। क्योंकि जो भाषा है, भाषा के हम माध्यम से अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। यदि हम हमारे
मतलब कि मतलब आप एक उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे जो पशु पक्षी होते हैं उनकी जो भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मतलब हो सकता है वो अपने में समझ जाते हैं, पर जो हमारा इंसानी भाषा, जैसे हम भाषा का प्रयोग करके, जैसे कि मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तो ये हमारा एक संप्रेषण का माध्यम हो जा रहा है कि हम दोनों मतलब कि ऐसे ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं और आप लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो भाषा है, मतलब कि जो मेरे विचार हैं, जो मैं सोच पा रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ, वो आप तक पहुँचा रही हूँ। अब आप क्या उससे समझ पा रहे हैं वो आप अपने पेपर के दौरान लिखेंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो भाषा है वो एक दूसरे के साथ अपने भाव विचार को मतलब भाव विचारों को साझा करने का एक माध्यम है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साधन है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।